हम अपनी दिनचर्या में बहुत से ऐसे विषय होते हैं जिस पर बातचीत करते हैं या फिर हम कहेंगे कि हमारी दिनचर्या का वो हिस्सा होते हैं। उनमें कुछ विषय ऐसे होते हैं जिसके विषय में हम हर दिन चर्चा करते हैं और ज़्यादातर वो विषय हमारी सेहत से संबंधित होते हैं। तो आज ना सिर्फ चर्चा करेंगे बल्कि एक कदम आगे बढ़ाएंगे इलाज की तरफ, एक कदम आगे बढ़ाएंगे प्रिकॉशन की तरफ और एक कदम आगे बढ़ाएंगे ताकि आप भी अपने सवालों के जवाब इस कार्यक्रम से पा सकें। नमस्कार, मैं निधि हूं आपके साथ और आज के सेहत से संबंधित कार्यक्रम में हमारे साथ हैं बड़े सीनियर डॉक्टर हैं, एडिशनल प्रोफेसर डॉक्टर बसंत कुमार हैं, कार्डियोलॉजिस्ट हैं, डिपार्टमेंट ऑफ कार्डियोलॉजी पीजीआई चंडीगढ़ से हमारे साथ। नमस्कार डॉक्टर, आज के इस कार्यक्रम में, आज के इस हेल्थ शो में मुझे बुलाने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। सर, हम तो सूत्रधार हैं और आप वो हैं जो कि जितने भी हमारे दर्शक हैं उनकी समस्याओं का समाधान देने वाले हैं जो कि हमारे हृदय से रिलेटेड हैं, क्योंकि हार्ट से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं वो लगातार आज की दिनचर्या में हम बहुत से ऐसे केसेस देखते हैं जिसमें छोटे बच्चों से लेकर बड़ों तक, क्योंकि ऐसा लगता है कि हार्ट से संबंधित जो समस्याएं हैं उसका भी कोई एज लिमिट नहीं रह गया, जिसके विषय में हम बात करेंगे। आप भी अपने सवाल हमसे पूछ सकते हैं। दर्शकों को हम न्योता देते हैं 0172269037 ये हमारा नंबर है और स्क्रीन पर हम ये नंबर फ्लैश भी कर रहे हैं। आप इस नंबर पर कॉल करें ताकि इस कार्यक्रम में डॉक्टर बसंत से आप भी अपने सवाल पूछ सकें जो कि हृदय से जुड़े हुए हैं। डॉक्टर, शुरुआत मैं अपने ही सवालों से करती हूँ, क्योंकि जब भी हृदय रोग की बात आती है तो हमारे दिल की जो धड़कनें हैं वो बढ़ जाती हैं और ऐसा लगता है कि कुछ ऐसा है जिसका हमें समाधान जल्दी मिल सके, लेकिन जब प्रॉब्लम शुरू हो गई है तो समाधान तक का इंतजार करना पड़ता है। तो शुरुआत में मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि हृदय रोग क्या होता है, इसके प्रकार क्या है? बहुत बेसिक क्वेश्चन है, बेसिक है ना? से शुरू करते हैं। सभी को जाननी चाहिए। आपको पता है कि हृदय हमारा जो हार्ट जिसको बोलते हैं एक मैकेनिकल पंप है जी, और ये ब्लड को हमारे सभी जो वाइटल्स ऑर्गन्स हैं और भी ऑर्गन्स हैं सबको वो पंप करके पहुंचाता है। वाइटल इसलिए है कि इसके बिना सर्वाइवल नहीं हो सकता और ये हर मिनट ऑलमोस्ट, है ना, एक 72 बीट्स पर मिनट इट कैन रेंज, मतलब वेरी कर सकता है 60 से लेकर 100 नॉर्मल, वो बीट्स पर मिनट आपका पंप करता है ब्लड। और अगर इसको मल्टीप्लाई करें तो आपको आश्चर्य होगा कि हमारा हार्ट एक दिन में करीबन 1 लाख बार पंप करता है ब्लड को। एक दिन सरवाइव करने के लिए उसको 1 लाख बार कम करता है। हाँ, तो इतना ज़्यादा मेहनत कर रहा है हार्ट, तो उसकी देखभाल, उसकी सेहत का भी ध्यान, है ना, करना ज़रूरी है। और हार्ट की जो बीमारी होती है, जो आपने ठीक फरमाया कि ये बच्चों में भी हो सकती है, इवन द जो न्यूबॉर्न है उसमें भी होती है और ये जन्मजात मतलब यूट्रो में भी, जो गर्भ में होते हैं बच्चे, उसमें भी हो सकती है और किसी एज में भी हो जाती है, लेकिन वो अलग अलग तरह के होते हैं। तो हार्ट के जैसे कुछ जो बीमारियां होती हैं वो हार्ट के वाल्व पर को अफेक्ट करता है, उसको हम लोग बोलते हैं वाल्वुलर हार्ट डिजीज। उसमें एक कॉमन है रोमैटिक हार्ट डिजीज जो यूजुअली हमारे यहाँ एंडेमिक है। दूसरा है हार्ट की जो सप्लाई करने वाली आर्टरी होती है उसको हम लोग कोरोनरी आर्टरी बोलते हैं। तो एक हुआ उसको सीएडी या कोरोनरी आर्टरी डिजीज बोलते हैं। इसके अलावा हार्ट के जो मसल्स होते हैं उसकी भी बीमारियां हो सकती है, उसको हम लोग बोलते हैं कार्डियोमायोपैथी। उसमें अलग तरह प्रकार होते हैं, जैसे कि हम डायलेटेड हो गया या उसको हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी या रेस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी बोलते हैं मेडिकल टर्म में। तो हार्ट के जो प्रत्येक जो उसके संरचना है, उसके स्ट्रक्चर है, किसी भी को इन्वॉल्व कर सकता है। कभी कभी उसके इलेक्ट्रिकल जो बनावट है हार्ट की, जो स्ट्रक्चर, उसको भी इन्वॉल्व करता है। तो उसमें भी हम लोग एरिथमिया बोलते हैं। जैसे आपने बताया हार्ट के कितने प्रकार हो सकते हैं बीमारियों का, तो मूलतः यह है कि उसके कोरोनरी आर्टरी डिजीज, वाल्व की इन्फॉल्किया, वल्वुलर हार्ट डिजीज, है ना, और कुछ कंजेनाइटल हार्ट डिजीज होते हैं जो जन्म से ही बच्चों में हो सकते हैं जी, होते हैं। आज के इस कार्यक्रम में हम हृदय से रिलेटेड, यानी कि आपके हार्ट से रिलेटेड जो भी कोई समस्या है, कोई प्रश्न है, अगर आप वो पूछना चाहते हैं तो उसके लिए 0172269037 इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। डॉक्टर बसंत, जैसे आप बता रहे थे कि इसके लिए कोई एज
गैप नहीं है और किसी भी एज में ये हो सकता है और अलग अलग लेवल पर होता है और उसके अलग अलग समाधान है। तो मेरा एक सवाल और था कि हार्ट अटैक और कार्डियक अटैक, हम इस दोनों के बारे में सुनते हैं, तो क्या ये सेम है या ये अलग अलग होता है? आपने जो क्वेश्चन पूछा ये बहुत रेलेवेंट है। रेलेवेंट इस मायने में है कि जनरल जो आम पब्लिक है, आम जनता, उसको तो जानना भी चाहिए। कभी कभी जो मतलब जानकार लोग हैं, एजुकेटेड लोग, इसको भी सेम ही समझते हैं, लेकिन मेडिकली ये दोनों डिफरेंट है। अच्छा। एक है जिसको आप हार्ट अटैक बोलते हैं, उसको हम लोग मेडिकल टर्म में मायोकार्डियल इन्फार्क्शन बोलते हैं। दूसरा जो आपने बताया कार्डियक अरेस्ट, और एक तीसरा वर्ड है सडन कार्डियक डेथ। ओके, है ना। तो और एक और वर्ड उसमें जोड़ लेते हैं हम, उसको बोलते हैं हार्ट फेलियर। हार्ट फेलियर, यस। ये चार वर्ड्स, कार्डियक अरेस्ट एंड हार्ट सडन कार्डियक डेथ, ऑलमोस्ट एक ही स्पेक्ट्रम का है, लेकिन हार्ट फेलियर बिल्कुल अलग है। कार्डियक जो बोलते हैं ना कि अटैक या हार्ट अटैक या मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शंस, वो अलग है। अब हम पहले थोड़ी सी बता देते हैं कि व्हाट इज द कार्डियक अटैक, जिसको हार्ट अटैक बोल रहे हैं। मेडिकल टर्म में जैसा मैंने पहले ही बताया, इसको मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन बोलते हैं। हार्ट की हमारी सप्लाई करने वाली 3 नाड़ियाँ होती हैं, आर्टरी जिसको हम लोग बोलते हैं। राइट साइड में एक, जिसको राइट कोरोनरी आर्टरी बोलते हैं, लेफ्ट साइड में 2 होती है। अगर किसी भी कारण से हार्ट के अंदर या क्लॉट बन जाए या पहले से कुछ एथरोमेटस प्लाक बोलते हैं, वो रप्चर हो जाए, तो अचानक अगर ब्लड सप्लाई उस एरिया की बंद हो जाती है, तो उस पार्ट का जो हार्ट फंक्शन कर रहा है वो फंक्शन कम हो जाते हैं जी। तो उसकी सप्लाई कम हो जाती है, उसको बोलते हैं हार्ट अटैक। उसको बोलते हैं हार्ट अटैक। हार्ट अटैक का मतलब हुआ कि एक नाड़ी, कोई भी नाड़ी, कोई भी आर्टरी अचानक बंद हो जाए, अचानक बंद, है ना। ये एक मेडिकल इमरजेंसी है। कार्डियक अरेस्ट क्या है? ये बेसिकली दिस इज इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम ऑफ हार्ट। इसमें आपकी हार्ट की धड़कन इतनी ज़्यादा हो जाती है कि ये इसकी जो पंपिंग कैपेसिटी इनफेक्टिव हो जाता है, ये ब्लड ही पंप नहीं कर पा रहा है। ओके, है ना। तो उसमें जो मेडिकल टर्म यूज होता है उसको बोलते हैं वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन। हार्ट इतनी ज़्यादा गति से तेज करती है कि ये पंप ही नहीं कर पा रहे हैं ब्लड। या दूसरा और कंडीशन पल्सलेस वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया, या हार्ट की जो रिदम है, जो धड़कन है, इतनी कम हो जाए कि ये भी आपकी पंप ना कर पाए। तो इस सब को हम लोग बोलते हैं कार्डियक अरेस्ट। तो ये होने के जो सिम्टम्स हैं ये भी अलग अलग दिखाई देते होंगे। अगर कार्डियक अरेस्ट को सही समय पर अगर इंटरवीन न किया जाए तो उसको बोलते हैं सडन कार्डियक डेथ। डेथ, है ना, वो ऑलमोस्ट हो ही सकता है अगर आप उसको इंटरवीन न करें। तो इंटरवीन करने का भी टाइम लिमिट है। अगर ज़्यादा टाइम अगर कार्डियक अरेस्ट हुआ तो उसी समय उसको इंटरवीन करने होते हैं। तो ऐसा भी होता है, क्योंकि हमने देखा है कि ज़्यादातर जहाँ एग्रेसिव काम हो रहा है, जैसे स्टेज परफॉर्मेंस हो रही है या फिर जिम में बहुत एग्रेसिव काम हो रहा है, रनिंग हो रही है, तो क्या उस दौरान, क्योंकि अभी जितने भी हमने हाल फिलहाल हमें वही नॉलेज होगी क्योंकि हम तो लेमैन हैं, जितने हम पढ़ रहे हैं ऐसे इंस्टेंस इंसिडेंट्स, तो क्या ये भी एक कारण होता है? जैसे आपने बताया कि एकदम बहुत धड़कनें बढ़ जाती हैं और वो पंप होना उसके अकॉर्डिंगली नहीं हो पाता, वो कारण बनता है। तो क्या ये भी रीजन है उसके पीछे कि हमारा जो शेड्यूल है या भाग दौड़ जब मची होती है तब ज्यादा चांसेस होते हैं? रिलेवेंट क्वेश्चन इसलिए है कि आजकल मीडिया में खासकर, है ना, सेलिब्रिटीज, कुछ सेलिब्रिटीज एक्सरसाइज करते समय या जिम करते समय, और कुछ एथलीट्स, है ना, फुटबॉल के ग्राउंड पे सडन कार्डियक डेथ हुआ है और यंग एज थे। बिल्कुल बिल्कुल। तो लोगों के मन में, जहन में ये बात आती है ऐसा क्यों हुआ। ऐसे वीडियो सर्कुलेट होता है तो हमारे लिए बहुत बड़ा कंसर्न बन जाता है। तो ऐसा देखा गया है कि नॉर्मली सडन कार्डियक डेथ का जो इंसिडेंस है एथलीट्स में और जनरल पॉपुलेशंस में बहुत डिफरेंस नहीं है, लेकिन जिन एथलीट्स में सडन कार्डियक डेथ होते हैं उसमें कुछ प्री एग्जिस्टिंग और एसिम्प्टोमेटिक हार्ट की बीमारियां होती है। तो एथलीट्स में अगर इस तरह की होती है उसको हम लोग बोलते हैं हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी, या कुछ एरिथ्मोजेनिक राइट वेंट्रिकुलर डिस्प्लासिया, जिसमें कुछ बीमारियां होती हैं जो पहले से है, वो एथलीट है और जब उन्होंने एक्टिविटी स्टार्ट किया तो वो मैनिफेस्ट कर गया और जो हार्ट की जो धड़कन है अचानक बढ़ गई और कार्डियक अरेस्ट हो गया। जिम में की जहाँ तक बात है, जिम में जब आप
इंटेंस एक्सरसाइज करते हैं, इंटेंस बहुत ज़्यादा, जो अकस्टम्ड नहीं है, पहले से आप नहीं कर रहे हैं, अचानक एक दिन आपने बहुत ज़्यादा कर लिया, तो इससे क्या होता है कि आपकी बॉडी के टेम्परेचर बढ़ जाते हैं, है ना, उसको बोलते हैं मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया, है ना, आपके वेंटिलेशन सही नहीं हो पा रहा है, एम्बिएंट टेम्परेचर ज़्यादा है, ह्यूमिडिटी ज़्यादा है ना, आपका इंटेक कम है, वाटर इंटेक कम ले रहे हैं, हाँ, तो मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया एक है। दूसरा, जिम करते समय भी आपके आर्ट के अंदर जो आर्टरी की जो प्लाक है वो कभी कभी रप्चर हो जाते हैं, तो वहां से भी अटैक पड़ सकते हैं या मायोकार्डियल इन्फार्क्शन हो सकता है। ओवरली एक्सर्ट होना, आसपास का टेम्परेचर कैसा है, आपका वाटर इनटेक क्या है, ये बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स हैं जिसकी तरफ हमें ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि हम कभी-कभी फिटनेस को ये मान लेते हैं कि हम एक्स्ट्रा एक्सर्ट करें अपनी बॉडी को, जबकि दिस इज नॉट द सोल्यूशन। करें एक्स्ट्रा एक्सर्ट, पहले आप ट्रेन करें अपने आप को, फिर उस लेवल पर उसके बाद। डॉक्टर बसंत, हमारे साथ एक कॉलर भी जुड़ गए हैं। नमस्कार जी, कौन बात कर रहे हैं? हेलो। हाँ जी, नमस्कार जी, कौन बात कर रहे हैं? हाँ जी, आप कहाँ से बोल रहे हैं? जी, रोहतक से हूँ जी, पूछिए अपना सवाल, डॉक्टर बसंत हमारे साथ हैं। तो डॉक्टर साहब, बात ऐसी है, मुझे ना थोड़ी सी सांस लेने में दिक्कत आती है, खींच कर लेना पड़ता है। जी हेलो। हेलो जी जी नमस्कार। आपको सांस के अलावा और भी कोई प्रॉब्लम होती है, और भी कोई समस्या? नहीं, और कोई समस्या कभी तक होता है। क्या आपको चलने में छाती में भारीपन या अनईजी महसूस होती है? नहीं, मैं 4-5 किलोमीटर की शायद डेली करता हूँ सुबह, और कोई मुझे दिक्कत नहीं है, बस ये भी कभी कभी होती है, खींच कर लेना पड़ता है कभी। अच्छा, ये क्या मौसम बदलने पर भी आपको ये प्रॉब्लम घटती बढ़ती है? बस इसी साल हुई है, कोई 7-8 साल के बाद। जी जी, एक्चुअली हाँ, तो ये आप जो सिम्टम्स बता रहे हैं, सांस लेने में जो तकलीफ हो रही है और मौसम के अनुसार भी चेंज हो रहा है, हो सकता है आपके ये फेफड़े या लंग से जुड़ा हुआ हो। फिर भी आप एक बार, आपकी एज कितनी होगी? मेरी 75 ईयर। 75 ईयर। तो इस एज में है ना, एक थॉरो कार्डियक चेकअप भी करना चाहिए, और सांस, एक हार्ट की जो इन्वेस्टिगेशंस है, जो उसके लिए भी, हाँ, उसके लिए भी हार्ट के स्पेशलिस्ट से जो जांच है उसके भी करानी चाहिए, क्योंकि 75 ईयर एज में सांस फूलना एक हार्ट के लक्षण भी हो सकते हैं। इसके अलावा आप लंग के स्पेशलिस्ट, जो फेफड़े के स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं, है ना, उनका भी आप सलाह ले सकते हैं कि क्यों सांस फूल रही है। अच्छा जी जी, मैं इसके लिए थोड़ा सा वो लेता हूँ, टेबलेट ज्यादा फायदे। जी, डेरोथाइलिन भी सांस की बीमारी में दी जाती है, लेकिन उससे बेहतर है कि पहले आप उनको कंफर्म करें कि बीमारी है क्या, ये सांस से रिलेटेड है, फेफड़ा से रिलेटेड है या हार्ट से रिलेटेड है, उसके बाद लेना। सारे टेस्ट कराए हैं यहाँ हॉस्पिटल पे, और एक्सरे वगैरह कराया है, परंतु उसमें तो कोई डिजीज नहीं आई। हाँ, बहुत सारे टेस्ट में वो आते नहीं है, लेकिन कुछ एडवांस टेस्ट है जिसमें वो पता चलेंगे कि क्यों हो रहे हैं आपको। आप एक बार अपना, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप एक बार अपने हार्ट की भी प्रॉपरली जांच करवा लें। थैंक यू सो वेरी मच आज के इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। डॉक्टर, जैसे आप बता रहे थे कि कुछ जो सवाल हमारे पास आ रहे हैं, हम चौकन्ने हैं अपनी हेल्थ को लेकर कि हमें किसी भी तरीके की कोई दिक्कत आ रही है, सांस से रिलेटेड आ रही है या कोई कंजेशन लगता है, तो हमें लगता है कि कहीं वो हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम तो नहीं है। तो अवेयरनेस हो रही है, ये बहुत अच्छा है। मैं लेकिन ये जानना चाहती हूँ कि अगर किसी को किसी और तरीके की ऑलरेडी इलनेस है, जैसे किसी को ब्लड प्रेशर की तकलीफ है या डायबिटीज़ है या कोई और थायराइड है, तो क्या उनको हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम होने के चांसेस क्या बढ़ जाते हैं? जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन। अच्छा, पहले मैं ये बता दूं कि कौन कौन से सिम्टम्स हैं, हाँ जी, जो ज़्यादातर हार्ट से रिलेटेड है। जी जी बिल्कुल। तो उसमें अगर 4-5 सिम्टम्स मुख्य हैं। एक है, जैसे आपने बताया, डिस्निया, सांस फूलना। आप जिस अच्छा, ये भी सिम्टम्स में आता है। हाँ, ये जो हमें अभी सवाल हम जैसे सांस फूलती है आपकी, पहले नहीं फूलती थी, जितनी एक्टिविटी कर रहे हैं उसमें सांस फूलने लगी। अच्छा। या कभी ऐसा हो कि अभी कुछ एक्स्ट्रा काम करना पड़ा, यूजुअल से ज़्यादा, तो आपकी सांस फूलने लगी। तो सांस फूलना एक हो सकता है कार्डियक कॉज है।
दूसरा होता है पाल्पिटेशन, जिसको हम लोग बोलते हैं धड़कन बढ़ना या धड़कन घटना। तेज हो। तो वो अगर वो सिम्टम्स आ रहे हैं। तीसरा सिम्टम्स है इजी फटिगेबिलिटी, जल्दी से थक जाते हैं आप पहले नहीं थकते थे, अब जल्दी से थक जा रहे हैं, है ना, इजी फटिगेबिलिटी, अनड्यू फटिगेबिलिटी। और चौथा सिम्टम्स है कि अगर इस तरह से कुछ भी, है ना, आपको लगे कि छाती में भारीपन हो रहा है, हाँ, या कुछ अनईजी महसूस हो रहा है, या प्रेशर या दबाव हो रहा है, तो उसको हम लोग मेडिकल टर्म में एंजाइना बोलते हैं। तो इस तरह के अगर आपके सिम्टम्स आते हैं, चारों सिम्टम्स, तो ज़्यादातर रिलेटेड हार्ट से हो सकते हैं। इसके अलावा कुछ एटिपिकल सिम्टम्स होते हैं जो यूजुअली फीमेल में, जैसे आपने बताया ना, जैसे उनको घबराहट महसूस होना, हाँ, या आप उनको जैसे बोलते हैं कि हमको, है ना, पच नहीं रहा है ना, कुछ ऐसे गैस्ट्रिक एपिगैस्ट्रिक सिम्टम्स बोलते हैं। पसीना भी बहुत आता है, घबराहट में जाता स्वेटिंग इसके सिम्टम्स के साथ है तो ये अलार्मिंग है। Okay. स्वेटिंग अगर अकेले है बिना किसी सिम्टम्स का तो वो नॉर्मल भी हो नॉर्मल सकता है, मतलब अगर घबराहट के साथ सांस ना आने वाली तकलीफ भी हो रही है, जल्दी थक रहे हैं और साथ में पसीना भी आ रहा है, तो ये बड़ा कंसर्न है। और दूसरा जो लोग यूजुअली कंफ्यूज कर जाते हैं गैस्ट्रिक सिम्टम से, कि हमको गैस बन रहा है, गैस बन रहा है, यूजुअली होता है वो हार्ट अटैक ही। ओके, ऐसा देखने को मिला है। तो ज़रूरी है कि शरीर की इस भाषा को हम समझें, और अगर आप इसे समझ रहे हैं और आपके सवाल हैं तो आप भी हमारे साथ इस कार्यक्रम के जरिए जुड़ सकते हैं। अभी हमारे साथ वीडियो बाइट्स के जरिए कुछ दर्शक जुड़े हैं, आइए उनके भी सवाल जानते हैं। एक साल पहले मैं अमेरिका में था, तो सडनली गाड़ी चलाते हुए पास आउट हो गया। उसके बाद 15 डेज में हॉस्पिटलाइज था। मेरी बाईपास सर्जरी हुई है। बाईपास सर्जरी के बाद 2 बार फिर मुझे अटैक हुआ है, फिर मैं हॉस्पिटलाइज हुआ। तो अब उसके बाद मेरे को डेफिब्रिलेटर डाला। ये कंफर्म नहीं है कि अभी भी ये है, ठीक है या नहीं है। अभी भी मेरे को पेन कई बार होती है। मेरे माता जी को ना एक्चुअली ना हार्ट की प्रॉब्लम रहती है, तो मैं डॉक्टर साहब से यही बताना चाहता हूँ, उनके बार बार यही प्रॉब्लम होती है, इसका क्या सोल्यूशन हो सकता है? मेरे फादर साहब को ना हार्ट की प्रॉब्लम आई थी, तो डॉक्टर साहब से 2-3 बार जब उनका ट्रीटमेंट की बात चली तो उन्होंने हमें बोला कि आपको स्टेंट पड़ेंगे जी। उनके स्टेंट पड़वाने के बावजूद जो डॉक्टर ने बताया था कि आप इन चीज़ों से परहेज करें, परहेज करने के बावजूद भी अब फादर साहब को पेन होती है जी। अब दोबारा ट्रीटमेंट चला, 2 बार टेस्ट वगैरह हुए हैं, तो कह रहे हैं जी नहीं टेस्ट आपको फिर दोबारा सर्जरी करानी पड़ेगी। इतना परहेज करने के बावजूद भी फिर भी इस चीज़ की प्रॉब्लम आ रही है, तो क्यों आ रही है? सर, हमारे पेरेंट्स को लेकर भी है जी। और कुछ ऐसे ही सवाल हैं जिसमें स्टंट डलने की भी बात है, और उसके बाद पोस्ट कैसे अपना ख्याल रखें। जी सर, क्या पहला जो कॉलर थे आपके, हाँ, जो जिनको यूएस में रहते हैं, उनकी गाड़ी चलाते समय ब्लैकआउट हुआ, ही अंडरवेंट बाईपास सर्जरी, अभी भी उनको शायद प्रॉब्लम है। अच्छा। हाँ, जो पहला कॉलर था। ओके डॉक्टर, एक रिक्वेस्ट है, क्योंकि अभी मुझे ये भी हमारे साथ एक महाराष्ट्र से भी कॉलर कनेक्ट हुए हैं। ये जवाब हम आपसे बिल्कुल चाहेंगे, क्योंकि इंतजार इनको भी होगा आपके लिए, बट महाराष्ट्र से हमारे साथ एक कनेक्ट हुए हैं जो कि काफी वक्त से जुड़ना चाह रहे हैं। जी नमस्कार। नमस्कार जी। नमस्कार जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है वामन। वामन जी, जी बताइए। वामन बेलखेड़े। जी सर। उम्र है 75 साल, और बीपी रही थी मेरे को कभी भी 130-70 बीपी। ओके। हाँ, और वजन है मेरा जी सिर्फ 45 किलो। ओ ऊंचा है 5'4". जी। सर पतला हुआ, और बीमारी मेरे को मेरी 75 साल की उम्र है। 4 साल से मेरे को अस्थमा है जी। 4 साल हो गए दवा लेते लेते परेशान हो गए। अस्थमा नहीं बैठा तो जी। बोलो बाबा, तकलीफ क्या आप फेस कर रहे हैं हार्ट से रिलेटेड? तकलीफ तो मेरे को दमा चलते समय मेरे को दम भरता, दम भरता है, वही जिस जी जी अस्थमा बोलते उसको, अस्थमा। जी।
जी डॉक्टर साहब आपका सवाल सुन चुके हैं और अभी आपको जवाब भी मिलेगा। जी डॉक्टर बसंत। वामन कब आएंगे? जी नमस्ते। हाँ नमस्कार नमस्कार जी, नमस्कार। जी। आपने एक तो 4 साल से आपको सांस की बीमारी आ रही है, चलते समय ये बढ़ जा रही है, और आप बता रहे हैं कि अस्थमा भी हो सकता है। 75 साल की उम्र है, दमा है मेरे को, दमा। वेट बहुत कम है, 45 केजी 45 केजी है ना। तो एक तो अंडर वेट है ये। दूसरी चीज 75 साल की उम्र में है ना कोरोनरी आर्टरी डिजीज, हार्ट के संबंधी या वल्वुलर हार्ट डिजीज, वाल्व में भी प्रॉब्लम हो सकता है। तो ये हार्ट के कारण भी हो सकता है आपका। तो मेरा खराब है ना, हार्ट की बीमारी बोलते हैं डॉक्टर, बीपी बोलते हैं, बीपी। बीपी तो आप ठीक बता रहे हैं, एक रीडिंग जो आपने बताया, लेकिन मेरे को कभी भी आती है 130 -70। जी 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 ठीक है। 130 70। हाँ वामन जी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप डॉक्टर साहब का जवाब जान लें, आपके सवाल से जो जुड़ा हुआ है। जी तो सांस की बीमारी आपको जो है ना, उसके 2 कारण मुझे लग रहे हैं। एक तो आप जो अस्थमा बता रहे हैं, हो सकता है वो भी साथ में हो, लेकिन बीमारी है वो। लेकिन इसमें 75 साल की उम्र में है ना हार्ट की भी जो बीमारियां हैं जिसमें सांस फूलती है, वो भी उसको भी रूल आउट करना चाहिए, उसको भी थॉरो इन्वेस्टिगेशन करानी चाहिए। जी वामन जी, आज के इस प्रोग्राम में हमने इस सवाल और इसके ऊपर चर्चा कर रहे हैं। इनफैक्ट हमें डॉक्टर बसंत ने बताया कि अगर आपको सांस लेने में तकलीफ हो रही है और साथ में पसीना भी आ रहा है, घबराहट भी हो रही है, आपको जी जी बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपको कमजोरी भी फील हो रही है तो आप प्लीज अपना डॉक्टर से एक बार हार्ट से रिलेटेड भी चेकअप करवा लें। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें कॉल किया, महाराष्ट्र से हमारे साथ वामन जी जुड़े थे, बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर बसंत, आप बात कर रहे थे जो हमारे साथ वीडियो बाइट्स अभी जुड़ी थी, जिसमें एक अब्रॉड से कनेक्ट हुए थे और 2 अपने फादर साहब से रिलेटेड सवाल के जवाब जानना चाह रहे थे। जी आप क्या कहेंगे? पहले जो कॉलर जो थे यूएस, जो उन्होंने गाड़ी चलाते जी 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 ब्लैकआउट हुआ, उसको हम लोग सिनकोप बोलेंगे, है ना। सिनकोप में सडन हमारे हार्ट से जो ब्लड जाती है ब्रेन में, वो स्टॉप हो जाती है कुछ सेकंड तक और पेशेंट अनकॉन्शियस हो जाते हैं। अच्छी बात है कि आप गाड़ी चलाते समय है ना किसी हादसे के शिकार नहीं हुए, अदरवाइज आप गाड़ी चला रहे हैं तो इसमें बहुत बड़ा एक्सीडेंट भी हो सकता है अगर सिनकोप हो तो, क्योंकि आपका भी हो सकता है और है ना गाड़ी से दूसरे लोगों को भी हो सकता है। आपकी बाईपास सर्जरी हो चुकी है और बार बार अगर सिनकोप और इस तरह दूसरी तरह हो सकती है तो आपकी इजेक्शन फ्रैक्शन, हार्ट के जो पंपिंग कैपेसिटी है वो कितनी है उस पर डिपेंड करता है। अगर पंपिंग कैपेसिटी अगर 35% से कम है, जिसको हम लोग इजेक्शन फ्रैक्शन EF बोलते हैं, तो एक इंट्राकार्डियक डिवाइस आता है, डिफिब्रिलेटर, AICD हम लोग बोलते हैं उसको लगाने से जो फेंटिंग की जो एपिसोड्स हैं वो कम हो जाते हैं, और अगर होते भी हैं तो वो अंदर से ही है ना उसको डिफिब्रिलेट कर लेते हैं हम लोग। बाकी जो दूसरी जो बता रहे हैं कि दोबारा अगर कुछ ऐसा हो तो ज़रूर आपने हार्ट स्पेशलिस्ट से मिले, अपने फिजिशियन से मिले, और क्यों हो रहा है बार बार उसका भी सेकेंडरी प्रिवेंशन क्या कर सकते हैं उसका भी है ना उपचार किया जा सकता है। दूसरे कॉलर ने हमें बताया जो उनके फादर को है ना एक बार एंजियोप्लास्टी हुई है विथ स्टेंटिंग, फिर उनको दूसरी बार पेन परसिस्ट हो रहा है। वो बता रहे हैं कि उन्होंने सारी दवाइयाँ और प्लस परहेज भी रखे हैं। तो ऐसा होता है कि अगर आपको डायबिटीज़ है तो रीस्टेनोसिस मतलब दोबारा बंद होने के चांस बाईपास सर्जरी में भी है और एंजियोप्लास्टी स्टेंट लगाने में भी है, क्योंकि डायबिटीज़ में और नॉन डायबिटीज़ में की अपेक्षा डायबिटीज़ में ज़्यादा बंद होने के चांस है। जैसे जैसे टाइम बीतती है तो नई बीमारी भी आ सकती है हार्ट के अंदर, या उसी नाड़ी में या किसी और नाड़ी में भी आ सकती है। फिर उसका भी है ना बेहतर इलाज है, अगर बंद हो गई है तभी भी हो सकता है ना, और दवाइयाँ भी है और री एंजियोप्लास्टी भी है, री बाईपास सर्जरी, दोबारा बाईपास सर्जरी भी किया जा सकता है। ओके घबराए नहीं है ना, जितने भी ऑप्टिमल मेडिकल मैनेजमेंट है वो करें, ज़्यादातर केसेस में ये कंट्रोल हो जाएगा। बहुत ज़रूरी होता है जब एक डॉक्टर एक आश्वासन देता है, और हमें यही लगता है कि आज के कार्यक्रम के साथ जितने भी हमारे दर्शक देख रहे हैं वो इनवैल्यूएबल एडवाइस को बहुत समझ भी रहे हैं और उनको बहुत राहत भी मिली होगी। अभी हमारे साथ एक कॉलर भी जुड़ गए हैं, आइए जानते हैं उनका सवाल क्या है। हेलो, नमस्कार जी, कौन बोल रहे हैं? हेलो हेलो, लगता है कि उनका
कनेक्शन हमसे दूर हो गया। हमारे साथ कुछ वीडियो बाइट्स के जरिए भी कुछ दर्शक जुड़े हैं जो कि अपने सवाल पूछना चाहते हैं। जी, बहुत टाइम से मेरे चेस्ट में पेन हो रहा है। मैंने बहुत सारे डॉक्टरों को दिखाया पर कोई रिजल्ट निकलता नहीं है। तो डॉक्टर साहब, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि मेरे चेस्ट में पेन होता है और उसका क्या हो सकता है, आगे मैं क्या करूँ कि कौन सा मेडिसिन लूँ या फिर क्या करूँ जिससे मेरा ये चेस्ट पेन कम हो जाए या ख़त्म हो जाए। डॉक्टर साहब, मैं चलते चलते मेरे छाती में कभी कभी दर्द हो जाता है जी। डॉक्टर साहब, कोई समस्या तो नहीं है? डॉक्टर साहब, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि एक्चुअली मेरे ग्रैंड मदर को हार्ट का प्रॉब्लम है। उनको बेसिकली स्टेयर्स पे चढ़ते उतरते टाइम चेस्ट में पेन होती है, उनको एकदम से हार्ट बीट तेज़ हो जाती है, उनके चेस्ट में एकदम से पिंच आ जाता है। तो मैं ये जानना चाहती हूँ इसका क्या उपाय हो सकता है जिससे उनको थोड़ा आराम मिले और उनको फ़र्क पड़े। मेरे जो पिताजी हैं एकदम वॉक करते हैं तो एकदम दर्द उठता है उनके सीने में, और इसका कोई सलूशन बताओ डॉक्टर साहब। अपने पेरेंट्स से रिलेटेड अगेन ग्रैंड पेरेंट्स से रिलेटेड कंसर्न है, और एक जो पहला सवाल था वो खुद से रिलेटेड और काफी यंग एज की का सवाल है। पहले है ना 3 जो सवाल थे, 3 सवालों का है ना ऑलमोस्ट सिमिलर, वॉक करते हुए जो पिंच होता सिमिलर है जवाब है। एक तो एक अराउंड 60 इयर्स की एज होंगे है ना, उनको वॉक करते समय पेन हो रहा था। तो उनकी जिन ग्रैंड मदर थी उनको स्टेयर समय चढ़ते समय डिस्कम्फर्ट महसूस हो रहा था, और तीसरे का भी पेन के साथ हो रहा था। तो ये सारे जो आप बताए हैं सिम्टम्स, ये हार्ट से रिलेटेड है। हो सकता है कोरोनरी आर्टरी डिजीज, जिसको हम लोग CAD बोलते हैं, हार्ट के किसी नारी में ब्लॉकेज हो सकती है। इसका बिल्कुल समाधान है इन्वेस्टिगेशन से, है ना। पहले हम लोग देखते हैं ब्लॉकेज है या नहीं, अगर है तो दवाइयाँ भी हैं उसकी, और उसके जो फर्दर इंटरवेंशन या बाईपास सर्जरी, इसका इलाज संभव है। बिल्कुल पूरी तरह ठीक हो जाते हैं। 90% से ज़्यादा लोग एसिम्टोमेटिक हो जाते हैं दवाइयों से, या जो ज़रूरत पड़ी अगर एंजियोप्लास्टी की या बाईपास से ठीक हो जाएंगे। इनको ज़रूरत है अपने नज़दीक या कहीं भी, या PGI और किसी भी बड़े अस्पताल में जाकर हार्ट के थॉरो चेकअप कराएं, उनका इलाज लें, वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। जी। दूसरा जो एक यंग लेडी थी जिनका सवाल था, उनकी एज मुझे ऐसे गेस कर सकता हूँ, सी मस्ट बी अराउंड 30 साल की उम्र में भी हार्ट में ना पेन बता रही हैं। तो यूजुअली फीमेल में 40 से नीचे कार्डियक जो डिजीज होते हैं, कोरोनरी आर्टरी डिजीज, थोड़ा कम होते हैं मेल से। मेल में ज़्यादा होता है। बट जैसे जैसे एज बढ़ती है, मेनोपॉज के बाद ऑलमोस्ट बराबर हो जाते हैं, उसके बाद ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो लेकिन मेल में हमेशा कोरोनरी आर्टरी डिजीज ज़्यादा होता है फीमेल के कंपैरिजन। बट फीमेल थोड़ा प्रोटेक्टेड रहती है प्री मेनोपॉजल एज में, है ना। यंग लेडी है, कार्डियक कॉज भी रूल आउट करना चाहिए कि क्यों उनको पेन हो रहा है, और नॉन कार्डियक कॉज भी पेन के हैं, जिसमें मस्कुलोस्केलेटल भी हो सकते हैं, कभी कभी प्लूरेटिक चेस्ट पेन होते हैं, कभी कभी कुछ बोन्स मसल्स, इन्फ्लामेशंस, लोकल टिश्यूज में कुछ इन्फेक्शंस, है ना। तो इस तरह से पेन होते हैं। बट ये सब सारी पेन आप एक बार अच्छे से जांच कराएं, है ना, तो ये संभव है कि किस तरह का पेन है, और कार्डियक कॉज रूल आउट हो जाता है। जी डॉक्टर, इसमें भी घबराने की कोई बात नहीं। जैसे हमने देखा कि यंग एज से लेकर अलग अलग एज ग्रुप हैं जो कि इस हार्ट से रिलेटेड कंसर्न से जूझ रहे हैं, और अच्छी बात यह है कि मुझे लगता है कि एटलीस्ट वो कंसर्न है और वो सवाल के जवाब जानना चाहते हैं। तो इस सब में स्ट्रेस कितना बड़ा रोल प्ले करता है, क्योंकि पैरेलल हम कह ही नहीं सकते कि मुझे स्ट्रेस नहीं है। हर छोटी बात से लेकर बड़ी सारी चीज़ें मैनेज करने से लेकर, चाहे टेक्नोलॉजी की एडवांसमेंट बहुत सारी है हमारे पास, हर चीज़ हमें कॉल अवेलेबल है, रिमोट पे अवेलेबल है, हर चीज़ की फैसिलिटी है, बट स्टिल वी आर अंडर इमेंस स्ट्रेस। तो उसको कितना बड़ा आप कल्प्रेट मानते हैं और कैसे निकलें उससे बाहर? तो योग, प्राणायाम, एक्सरसाइज, क्या कुछ सोल्यूशन है? बहुत अनटच्ड है ना, और काफ़ी कम लोग बात करने वाले होते हैं स्ट्रेस पे, जबकि स्ट्रेस एक इम्पोर्टेंट हिस्सा है हमारे दिनचर्या का। कोई सुनने वाला नहीं होता हमें बहुत बार, तभी वो अंदर ही अंदर अगर रह आप जाता किसी को बोलेंगे कि आप स्ट्रेस में हैं तो इग्नोर कर देंगे, स्ट्रेस किसके पास नहीं है, ऐसे कर। तो हम लोग ऐसा देखने को मिला है कि कुछ रिस्क फैक्टर्स होते हैं कोरोनरी आर्टरी डिजीज के, मतलब हार्ट में ब्लॉकेज वाले डिजीज के। उसमें एक इम्पॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है जिसको हम लोग हाइपरटेंशन, है ना, डायबिटीज मेलाइटस, स्मोकिंग। स्मोकिंग में पैसिव और एक्टिव दोनों तरह के स्मोकिंग, आप साथ में रह रहे हैं, कोई स्मोक कर रहा है, तभी आपको उतना ही एक्सपोजर है।
कुछ इन्वायरमेंटल पॉल्यूशंस जो आज के है ना, चाहे वेहिकुलर इमिशंस हो या फैक्ट्री से निकलने वाली धुआं हो या और किसी भी तरह का धुआं हो, तो पॉल्यूशन। और तीसरा जो आपने बताया कि ओबेसिटी, चौथे ओबेसिटी है ना, एक होता है ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया। रात में आप ओबेज हैं, सोते हैं, है ना, खराटे बहुत आते हैं, ये भी अपने हार्ट के बीमारी को बढ़ाता है। अच्छा, हाँ, खराटे, कंटिन्यूअसली स्नोरिंग भी, खराटे आना भी। हाँ, स्नोरिंग है तो आप में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है ना, या ओबेसिटी से रिलेटेड हो सकता है। और एक होता है डिसलिपिडीमिया बोलते हैं हम लोग उसे, है ना, आपके अंदर के ब्लड में कुछ कोलेस्ट्रॉल्स हैं, है ना, उसकी लेवल ज़्यादा हो जाती है नॉर्मल से ज़्यादा, उसमें एक लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन LDL बोलते हैं, और HDL की लेवल कम हो गई या ट्राइग्लिसराइड ज़्यादा हो गया। ये सब कन्वेंशनल रिस्क फैक्टर है ना। और ये जो नया रिस्क फैक्टर जो जुड़ रहा है, स्ट्रेस है। स्ट्रेस, हाँ, स्ट्रेस में यह देखा गया है कि जो लोग कम समय में ज़्यादा काम करने की कोशिश करते हैं, रिलैक्स नहीं होते, उनमें क्या होता है कि अंदर में उनकी धड़कन बढ़ती रहती है, उनको ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है, उनको डायबिटीज होते हैं, तो वो लोग ऐसे ही रिस्क ज़्यादा होते हैं और स्ट्रेस उनको और बढ़ा रहा है रिस्क। तो स्ट्रेस डेफिनेटली एक रिस्क फैक्टर है कोरोनरी आर्टरी डिजीज के लिए। ऐसा देखा गया है कि जो टाइप A पर्सनालिटी है उसमें कोरोनरी इवेंट्स ज़्यादा हुए हैं, जी, स्ट्रोक ज़्यादा हुए हैं। तो आज के हमारे कार्यक्रम का प्रमुख जो एक थॉट भी है उसका यही है कि जितने भी एडवाइजर्स, जितने भी प्रिकॉशनरी मेजर्स आपके साथ डॉक्टर बसंत शेयर कर रहे हैं, बात कह रहे हैं, उसके बारे में हम समझें, अपनी ज़िंदगी में उसको अमल करें ताकि हम अपने शरीर की भाषा को समझें। डॉक्टर, जैसे आपने बीच में मेंशन किया था, इनफैक्ट स्टार्टिंग में हमने बात की थी एज ग्रुप को लेकर, जिमिंग के दौरान या जब हमारी हृदय की धड़कनें बढ़ जाती हैं, साथ साथ पैरेलल स्ट्रेस भी चल रहा है और हमें अपनी हेल्थ की भी ये है कि हमें फिट भी दिखना है, हमने काम भी करना है, तो इन सारी चीज़ों में लाइफस्टाइल भी क्या बहुत बड़ा कल्प्रिट है? जी बिल्कुल, हम इसको लाइफस्टाइल डिजीज बोल रहे हैं आजकल, क्योंकि बहुत बड़े लेवल पर हमने ऐसे रिसर्च स्टडीज देख ली, हम बहुत क्लिपिंग्स देखते हैं, एवरीडे हम देखते हैं कि बहुत सडन यंग डेथ्स हो रही हैं इसको लेकर। डेफिनेटली ये लाइफस्टाइल डिजीज ही है ना, जिसमें आपको डायबिटीज, हाइपरटेंशन और स्ट्रेस आपने जो जिक्र किया, इवन स्मोकिंग ऑल्सो, जी, है ना, और स्लीप पर चर्चा करना जरूरी है। स्लीप, लैक ऑफ स्लीप या इनएडिक्वेट स्लीप या गुड क्वालिटी ऑफ स्लीप ना होना, है ना, ये सारी चीज़ें आपकी होल जो आपकी दिनचर्या है उसको अफेक्ट करती है। तो स्लीप एक अच्छा, है ना, गुड स्लीप, एडिक्वेट स्लीप और गुड क्वालिटी स्लीप, जैसे बताया ना कि आपकी 6 घंटे 7 घंटे स्लीप जरूरी है, लेकिन वो इंटरप्टेड नहीं होना चाहिए, अनइंटरप्टेड स्लीप। जैसे हमने बताया कि स्नोरिंग करते टाइम नींद खुलती है ना, तो वो हुआ। और कुछ ऐसे रिस्क फैक्टर्स हैं जो रिस्क इन्हांसर होते हैं, जैसे आपको कन्वेंशनल रिस्क फैक्टर जो हमने बताया, उसके अलावा जैसे आपको किडनी की बीमारी है, अच्छा, तो आपको हार्ट में ब्लॉकेज होने के चांस ज़्यादा है। आप में अगर किसी को रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, गठिया जिसको बोलते हैं, या सोरियोसिस है या SLE है ना, तो आप में भी हार्ट के बीमारी में ब्लॉकेज होने की चांस ज़्यादा है। अच्छा, अगर आपके कोलेस्ट्रॉल्स जो मैंने पहले बताया उसमें अगर कुछ डिसलिपिडीमिया है तब भी ज़्यादा है, या आप HIV या एड्स से ग्रसित हैं तो भी आपको हार्ट का जो ब्लॉकेज के चांस है वो ज़्यादा हो सकते हैं। हाँ, और अगर आप, है ना, लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी है, सेडेंटरी लाइफ स्टाइल्स हैं आप में, तभी भी आपको ये सब बढ़ा सकता है। ओबेसिटी तो आपने मेंशन किया है, और ये बहुत ज़रूरी है कि अगर जब हम यंगस्टर्स की बात करते हैं, जैसे डॉक्टर बसंत ने मेंशन किया है कि नींद बहुत ज़रूरी है, और मेरी रिक्वेस्ट है स्पेशली जो स्कूल जाने वाले बच्चे भी हैं, उनके पास एन नंबर ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हम डाल देते हैं, चाहे रेगुलर पढ़ाई की बात है, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ की बात है, हॉबीज़ की बात है, हम उनको इतना कॉटअप कर देते हैं, कभी कभी उनको जो 8-9 घंटे की बच्चों को नींद चाहिए वो भी हम कट कर देते हैं, तो शायद उनको भी हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स बढ़ने के कंसर्न, इंसिडेंट्स बढ़े हैं। सही, बहुत रिलेवेंट पर्टिनेंट क्वेश्चन है आपका, है ना, कि बच्चों में ओबेसिटी, है ना, अब एपिडेमिक होते जा रहा है। दूसरी, बच्चों में भी हाइपरटेंशन हो रहे हैं, बच्चों में न्यू ऑनसेट डायबिटीज हो रहे हैं, है ना, और उनकी फिजिकल एक्टिविटी कम होती जा रही है ना। आप तो देख रहे हैं लाइफ स्टाइल्स कैसे हैं। तो बच्चों को एक तो एडिक्वेट स्लीप तो चाहिए, और खेलना भी बहुत जरूरी है बच्चों को, फिजिकल एक्टिविटी जी, ताकि उनका ग्रोथ हो। और ये जो बीमारियां हैं, हाइपरटेंशन, डायबिटीज,
ये सब कम हो जाएगा। उनसे दूर रहें। जो ब्लेसिंग हम बच्चों को देना चाहते हैं वो ब्लेसिंग अपने आप में ये है कि अच्छा लाइफस्टाइल दें, खेल कूद के साथ वो जुड़े, एंड जितना हो सके हम कम्युनिकेशन गैप ना होने दें। जितनी बात होगी उतनी बेहतरी होगी। जाते जाते एक एडवाइस डाइट को लेकर डॉक्टर हम आपसे जरूर चाहते हैं, क्योंकि वो बड़ा की फैक्टर है। उसके साथ हम इस कार्यक्रम का समापन करना चाहेंगे। जी, सारी मैनेजमेंट जी है ना, जिसमें आपके बीमारी हो ही ना, है ना, उसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी और प्राइमोडियल प्रिवेंशन। अगर बीमारी हो गई उसका ट्रीटमेंट और वो बढ़े ना, उसको बोलते हैं सेकेंडरी प्रिवेंशन। एंड देन आता है टर्टियरी, उसको रिहेबिलिटेशन बोलते हैं। अगर हो भी गया तो उसको रिहेबिलिटेट करें। इस सारे में डाइट का रोल है बहुत, डाइटरी इंटरवेंशन। आजकल अगर आप डाइट्स को देखें तो उसमें प्रोटीन का इंटेक कम, कार्बोहाइड्रेट, शुगर, है ना, जिसमें हम सिंपल शुगर बोलते हैं, रेडीमेड शुगर, वो ज़्यादा है, और फैट का इंटेक ज़्यादा है। तो हमारा जो डाइट ऐसा होना चाहिए कि बैलेंस्ड हो, जिसमें कि 50% एनर्जी कार्बोहाइड्रेट से आए और बाकी एनर्जी जो है वो फैट और प्रोटीन हो। अब क्वेश्चन होता है कि प्लांट बेस्ड या एनिमल बेस्ड। जितने भी स्टडीज़ हैं अभी तक, जो डेटा हमारे पास आ रहे हैं, एनिमल बेस्ड प्रोटीन है, उससे कार्डियोवैस्कुलर मोर्टेलिटी ज़्यादा है दैन द प्लांट बेस्ड प्रोटीन। तो ये एक स्टडी के डेटा मतलब शाकाहारी लोग ज्यादा बचे हैं, शाकाहारी लोगों में कम पाए जाते हैं, वो उनको कार्डियोवैस्कुलर इवेंट्स कम होते हैं। जहाँ तक डेयरी प्रोडक्ट्स की बात है जी, जिसमें हम बोलते हैं ना दूध, मक्खन, मलाई, पनीर, ये सब चीज़, डेयरी प्रोडक्ट्स में जो सैचुरेटेड फैट है उसका लिंक है ना हार्ट के ब्लॉकेज में, हार्ट के जो आर्टरी है उसके ब्लॉकेज में। जो अनसैचुरेटेड और बोलते हैं उसको मोनोसैचुरेटेड, है ना, या पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, वो हमारे लिए अच्छा है, जो हम प्लांट बेस्ड से ज़्यादा मिल रहे हैं। एक फ़िश की बात करना चाहता हूँ। फ़िश की प्रोटीन ज़्यादा अच्छा माना जाता है देन एनिमल प्रोटीन। हाँ, जिसमें कि आप पोल्ट्री हुआ या दूसरे जो एनिमल से हम प्रोटीन लेते हैं उससे बेटर है फिश का प्रोटीन। तो फिश एडवाइजेबल है। डेयरी प्रोडक्ट्स में मिल्क और उससे मिल्क के जो प्रोडक्ट है, कर्ड है, उससे बनाए हुए एडवाइजेबल है। और डाइट में ये श्योर करें कि हम कम से कम 5 हरे रंग की सब्जियां खाएं, जरूर 5 रंग की, है ना, जिसमें अलग अलग कलर्स हो, और वो एक आदमी को अपने वजन के अनुसार कम से कम 200 ग्राम सब्जियां जरूर खानी चाहिए। और होल ग्रेन्स, है ना, रिफाइंड नहीं, होल ग्रेन्स, लीफी वेजिटेबल्स, है ना, जो ग्रीन भी हो और दूसरे कलर्स का हो, उसकी कंजम्पशन ज्यादा करनी चाहिए, है ना, फाइबर का इंटेक ज्यादा होना चाहिए उसमें, चाहे वो सोल्युबल हो या इनसोल्युबल हो। और स्वीट्स, मिठाइयाँ, जिसमें कि आप सब तरह की मिठाइयाँ जोड़ लीजिए, जिसमें आपके आइसक्रीम भी है ना, उसकी अमाउंट कम से कम होनी चाहिए। यानी कि मुझे लगता है कि जितने भी आपने पॉइंट्स बताए हैं उनको हमारे दर्शकों ने लिख भी लिया होगा, अपने दिल और दिमाग में डाल भी दिया होगा। और हम आपको बताना चाहेंगे कि ये सारे पॉइंट्स आप अपने OTT के जरिए, यानी कि वेव्स OTT आप डाउनलोड कीजिए और उसके जरिए भी आप इस कार्यक्रम के साथ जुड़ सकते हैं। हमारे YouTube चैनल DD चंडीगढ़ के जरिए, सैटेलाइट चैनल DD हरियाणा और DD पंजाबी के जरिए भी आप इस कार्यक्रम को देखें, इसके साथ जुड़े। और डॉक्टर बसंत, आज के इस कार्यक्रम में अपना साथ देने के लिए और हमारे जितने भी कॉलर्स हैं उनका कॉल करने के लिए हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। मैं निधि आज के कार्यक्रम में अपना साथ देने के लिए आपको फिर से एक बार धन्यवाद कहूंगी।